insightful. Thank you so much for your wonderful words, sir. And now I would like to welcome Ms. Monica Arora ji. She is a standing counsel of India. She is advocate of the Court Supreme Court of India, and advocate Supreme Court of India, and she is convener GIA, group of intellectuals and academicians. So without any further ado, please welcome her with a big round of applause. थैंक यू सो मच। हिंदी में बोलूं? जब निर्भया हुआ 2012 में, लगा कि हाई कोर्ट को सुपरवाइज करना चाहिए, ठीक से हो नहीं पा रहा साकेत में, तो 60 विमेन एडवोकेट्स के साथ चीफ जस्टिस कोर्ट में गए, मेंशन किया और कहा कि लॉर्डशिप शुड टेक स्यू मोटो कॉग्निजेंस, सुपरवाइज द एंटायर मैटर, और कल से अपने हाथ में लीजिए इस मैटर को। नेक्स्ट डे से हाई कोर्ट ने इस पे स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया और सुपरवाइज करना शुरू किया। दूसरा, फेमिनिज्म की बात हुई, इसलिए 2 पर्सपेक्टिव्स रख के मैं अपने टॉपिक पर आऊंगी। इंटरनेशनल वुमेन्स डे था परसों। पहले प्रोग्राम में मैं जो जेएनयू का ऑफिशियल प्रोग्राम था, क्योंकि मैं जेएनयू की काउंसिल भी हूं, जेएनयू के मैटर्स रोड्स करती हूं, कल भी हमने एक मैटर जीता है जो आज न्यूज़पेपर में आया है, बड़ा मैटर है। तो जेएनयू के ऑफिशियल प्रोग्राम में वहां जहां पे वाइस चांसलर साहब उसको चेयर कर रहे थे, प्रिसाइड कर रहे थे, मैं कीनोट स्पीकर थी। मेरा विषय था भारतीय संस्कृति में महिला का योगदान। मैंने वहां 2 बातें कही जो मैं ब्रीफ में आपके बीच में रखना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी स्वामी जी को सुनने आए हैं और मैं भी स्वामी जी को सुनने आई हूं। पहली बात मैंने कही कि मैं वहां उपस्थित सभी महिलाओं का नमन करती हूं, वंदन करती हूं, अभिनंदन करती हूं कि ये भारतीय संस्कृति में जन्मी है। और इसलिए कि भारतीय संस्कृति में महिला हमेशा स्वच्छंद रही है, स्वतंत्र रही है, शिक्षित रही है, सम्मानित रही है। इसने पंडितों को, ऋषियों को, महर्षियों को ही चुनौती नहीं दी। महिला ने तो यमराज को, स्वयं शंकराचार्य को चुनौती दी है। यहां तक का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था और उसको मारा नहीं गया, जलाया नहीं गया, चौराहे पर खड़ा होकर हत्या नहीं कर दी गई। उसको विद्वान कहा गया, विदुषी कहा गया। चुनौती दी मंडन मिश्र की पत्नी देवी भारती ने शंकराचार्य को। मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ, जिसको आजकल आप डिबेट एंड डिस्कशन कहते हैं, कल्चर ऑफ डिसेंट कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, शास्त्रार्थ कहते थे पहले, वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। तो शास्त्रार्थ हो रहा था। उस शास्त्रार्थ में हुआ कि हु विल एडजुडिकेट, जज कौन होगा? तो शंकराचार्य ने कहा ये परम विदुषी मंडन मिश्र की पत्नी देवी भारती ये जज होगी। तो इन महर्षियों के बीच में वो नारी जज बनी और 40 दिन के शास्त्रार्थ के बाद उसने कहा शंकराचार्य विजय हुए। उसने अपने पति को विजय घोषित नहीं किया। शी वाज सच अ न्यूट्रल जज। उसने कहा शंकराचार्य विजय हुए, लेकिन कहा शंकराचार्य जी आपकी जीत तो अधूरी है। क्यों? क्योंकि मंडन मिश्र मेरे पति तो गृहस्थ है, फैमिली लाइफ में है, और परिवार में आधी इकाई होता है पति, आधी इकाई होती है पत्नी। दोनों मिलकर पूरक होते हैं, एक इकाई बनते हैं। आपने उनको हराया है, मुझे हराएंगे तो उनकी पूरी 100% हार होगी, अन्यथा नहीं होगी। शंकराचार्य जी ने ऑफेंडेड फील नहीं किया। उन्होंने कहा यू हैव योर फ्रीडम प्लीज। और फिर शास्त्रार्थ हुआ देवी भारती में और शंकराचार्य में, और
और देवी भारती इतनी चतुर थी, उन्होंने उस ब्रह्मचारी से गृहस्थ जीवन के सवाल पूछ लिए जिनका ओरिजिनल में उनको मतलब और अर्थ नहीं पता था। शंकराचार्य ने हार स्वीकार की, वो हार गए, देवी भारती जीत गई। इस हद तक जागृति रही हमारे भारत में, इस हद तक नारी की वो पोजीशन रही, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच रही, वो कल्चर ऑफ डिसेंट हुआ। हमारे यहाँ किसी सोक्रेट्स को जहर का प्याला नहीं दिया गया, अरे तुम कैसे क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं। हमारे यहाँ किसी गैलीलियो को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया। हाउ कैन यू से द थिंग्स कि धरती सेंटर है और सूरज आसपास घूम रहा है, ये गलत है। कि सूरज के आसपास धरती घूम रही है, तुम कैसे कह सकते हो गैलीलियो हाउस अरेस्ट? बाद में मर गए। हमारे यहाँ तो शास्त्रार्थ का समय रहा है और मैं समझती हूँ, मैं फेमिनिज्म को बुरा नहीं कहती। कारण क्या है, उन बेचारियों की यूरोप में, अमेरिका में स्थिति तो देखो। संघर्ष करती रही कहने के लिए महिला यूरोप में कि हम वस्तु नहीं है, केवल हम केवल शरीर नहीं है। संघर्ष करती रही, हमें राइट टू वोट दो, समानता दो, सम्मान दो, मैटरनिटी लीव दो, इक्वल वेजेस दो, हमें राइट टू डिग्निटी दो। पर वहां क्या कहा गया? यू आर नॉट पर्सन, ओनली पर्सन्स हैव दिस राइट, ओनली पर्सन्स हैव राइट टू वोट। 1920 तक अमेरिका में राइट टू वोट महिलाओं को नहीं था। 1928 में यूके में भी राइट टू वोट नहीं था। और स्विट्जरलैंड, जहां आप सबका शायद सपना होगा, पैसे इकट्ठे करेंगे, शादी करेंगे, स्विट्जरलैंड हनीमून के लिए जाएंगे, वहां 1959 तक महिलाओं को राइट टू वोट नहीं था। और 59 में रेफरेंडम हुआ, पूछा गया कि स्विट्जरलैंड के आदमियों बताओ, महिलाओं को राइट टू वोट दिया जाए? द आंसर वाज नो, नॉट गिव देम राइट टू वोट, दे डोंट डिजर्व इट। अगले 12 साल तक फिर संघर्ष किया, 1971 में राइट टू वोट मिला। और जिसको आप किंगडम ऑफ गॉड कहते हो, रोमन वेटिकन सिटी, वहां आज भी महिलाओं को राइट टू वोट नहीं है। और इसीलिए वो कॉन्टेक्स्ट अलग था। भारत में फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो नारी जागृति की आवश्यकता थी कि हम क्या हो गए और क्या होंगे अभी। मुगल काल में सब श्रद्धा केंद्रों पर अपमान किया गया, तोड़े गए, स्त्री को 4 दीवारी में बंद किया गया, कन्या भ्रूण हत्या से लेकर, नारी अशिक्षा से लेकर, पर्दा प्रथा से लेकर, नो विडो मैरिज तक से लेकर सब इविल प्रैक्टिसेस आई। और उसमें आपने और हमने मिलकर, दयानंद सरस्वती ने, राजा राममोहन रॉय ने कंधे से कंधा मिलाकर महिलाओं के साथ उनकी जागृति के लिए कार्य किया। हमारे यहाँ आई वर्सेस यू नहीं है। हमारे यहाँ अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो शायद मेरे पति, मेरे पिता, मेरे ससुर मेरे साथ हैं, इसलिए खड़ी हूँ। और शायद अगर स्वामी जी यहाँ खड़े हैं तो उनका परिवार सामने बैठा है, इसलिए वो यहाँ खड़े हैं। तो हमारे यहाँ तो हम टॉलरेट नहीं करते, हम एक्सेप्ट करते हैं। I do not tolerate you because I know कि मैं भी सही हूँ और तुम भी सही हो। जो मैं मार्ग अपनाती हूँ वो भी ईश्वर तक जाता है, जो आप अपनाते हैं वो भी ईश्वर तक जाता है। मैं क्यों कन्वर्ट करूँ और मुझे आप क्यों कन्वर्ट करें? हम सभी तो उस ईश्वर के बंदे हैं, उसके पास जाना है। जो ईश्वर का तत्व आप में है वही मेरे में है। हम तो कण कण में भगवान कहते हैं। इसलिए हिंदुस्तान में जहां जहां से रेफ्यूजी आए उन सबको अपने में समाहित किया। वो यहाँ आकर बस गए, वो कहते हैं ये देश मेरा है। वी नेवर टॉलरेटेड देम, वी एक्सेप्टेड देम। दैट्स यू आर। पर ऐसा नहीं, समस्याएं नहीं है। कहते हो देवी बना के रखते हो दासी, प्रॉब्लम क्या है समाज की? लेकिन समस्याएं बहुत हैं। धीरे 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 करके आगे बढ़ेंगे, सबके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। मी वर्सेस यू नहीं करेंगे, हम वी की
बात करते हैं। तो कहते हैं ना, जहां मैं हूं वहां हरि नहीं, जहां हरि है वहां मैं नहीं। अपनी ईगो को साइड पर रखकर, समस्याएं हैं, जूझेंगे, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, क्योंकि जो पत्थर चोट लगकर टूट जाता है वो कंकड़ हो जाता है, जो पत्थर उस चोट को सह जाता है वो शंकर हो जाता है। मैंने कॉन्टेक्स्ट की बात की, तो वो क्या डायलॉग आजकल चलता है, बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा? पर जब तक आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि बाहुबली नंबर 1 पे आई थी, आपको क्या समझ आएगा इस क्वेश्चन का मतलब क्या और ये हंसी क्यों आई? इसलिए हर चीज जो इस सृष्टि में होती है एक कॉन्टेक्स्ट में होती है। उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लोगे तो समझ ही नहीं आएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए। कोई बेवकूफ होगा जो कहेगा कि नहीं होनी चाहिए। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डिबेट, ये तो है ही है, इट्स एन इनहेरेंट ह्यूमन राइट। पर कॉन्टेक्स्ट क्या है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं? आइए आपको लेकर चलती हूं अपनी यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में। अप्रैल 2000 इंडो पाक मुशायरा हो रहा है, महफिल जम रही है। जो जो शाम होती गई, वहां पर जो पाकिस्तान से मुशायरे के लिए शायर आए थे, उन्होंने कारगिल हीरोज को गाली देनी शुरू की, आर्मी को गाली देनी शुरू की। और चांस की बात है कि 2 मेजर आर्मी के वहां मौजूद थे, जो भाई थे, छुट्टियों के दिनों में अपने दोस्तों के पास जेएनयू में आए थे। उन्होंने कहा ये गलत है, ऑब्जेक्टेड, गलत कर रहे हो, तो उनको मारा गया। उन्होंने कहा हमारा आई कार्ड देखो, हम तो सेना के जवान हैं। उनको और मारा गया कि तुम यहां ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हो, मुशायरा तो चलेगा। उसके बाद सन 2010 जश्न मन रहा था, सेलिब्रेशंस हो रही थी, मिठाई बंट रही थी। किस लिए? कि 76 सीआरपीएफ के जवानों को दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में घेर कर उनकी हत्या कर दी नक्सलवादियों, और नक्सलवाद के समर्थन में नारे लग रहे थे। इसी 2010 में एक नई दिल्ली में कन्वेंशन हुई, आजादी द ओनली वे। भूखे नंगे भारत से कश्मीर को आजादी चाहिए। और कौन स्पीकर्स थे डायस पे? हम लोग बैठे हैं, कौन स्पीकर्स थे? स्पीकर्स थे कश्मीरी नागा खालसा एक्सट्रीमिस्ट अरुंधति रॉय, एसआर गिलानी, वरावर राव, और सब कश्मीर के खिलाफ जहर उगल रहे थे। यहाँ जेएनयू के गंगा ढाबा से बसे भर भर के स्टूडेंट्स वहां पर गए थे। क्या रिश्ता है भारत की एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस का इन कुछ स्टूडेंट्स के साथ? प्रश्न उठता है। उसके बाद जब पूरा भारत देवी मां की पूजा करता है, तो ये जो हेट इंडिया ब्रिगेड है जेएनयू में, पूरा जेएनयू बहुत अच्छा है, तो जानती हूँ। मोर देन 80% आप देखेंगे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। अभी बेस्ट यूनिवर्सिटी की उन्हें अवार्ड मिला है। इट्स अ ब्यूटीफुल कैंपस, ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी। पर कुछ लोग वहां हैं जो टीचर्स में हैं, स्टूडेंट्स में हैं, जो भारत के खिलाफ बोलते हैं। इसको मैं हेट इंडिया ब्रिगेड कहती हूँ। तो पूरी दुनिया और पूरा भारत जब देवी मां की पूजा कर रहा होता है, यहाँ ये हेट इंडिया ब्रिगेड महिषासुर बलिदान दिवस मनाती है। और क्या बोलते हैं? फेयर स्किन अपर कास्ट दुर्गा cheated and killed the dark skinned lower caste महिषासुर। उसके बाद लगातार एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को बुलाया जाता है और कहा जाता है गवर्नमेंट डेयर यू टच अस, चैलेंज किया जाता है डेयर यू ले योर हैंड अपॉन अस। इस बार जो 9 फरवरी 2016 का इवेंट था, वो ऐसा ही ऑर्डिनरी इवेंट था, इनके लिए जो रोज करते थे। बट दिस टाइम वी हैव अ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट एट द सेंटर हु सेड विल टच यू, विल ट्राई यू, विल जेल यू। कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर आ रही हूं। क्या पोस्टर लगा था 9 फरवरी 2016 में जेएनयू में? वो पोस्टर में 3 बातें थी। पहला,
It's a cultural event, protest march against the judicial killing of Afzal Guru, against the illegal occupation of Kashmir by Indian state, against Brahmanical tyranny. प्रोटेस्ट किया वहां के विद्यार्थियों ने, गलत है, ये एंटी इंडिया कर रहे हैं, अफजल गुरु के समर्थन में कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए, परमिशन कैंसिल होनी चाहिए। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन को कैंसिल कर दिया, तब भी इवेंट हुआ। और नारे जो लगे वो आपने अभी भी सुने, सब भी सुने, क्या पता आगे भी सुने। नारे क्या लगे? कश्मीर की आजादी तक, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अब तक जिंदा है, पुलिस sprung into action, arrested the culprits। लोगों ने कहा सिंपल स्टूडेंट्स ही तो हैं, नारे ही तो लगे हैं, क्या हो गया? पर जब काउंटर क्वेश्चन पूछा गया कि स्टूडेंट्स है ना, but they were not protesting against the fee hike, they were not protesting against the bad, poor quality mess food, they were not protesting for new courses, more courses. What they were protesting for is destruction of the country, which cannot be allowed. यहाँ से प्रश्न उठता है, मैंने इसके फैक्ट्स बताए क्योंकि जज साहब बैठे हैं, आप इतनी सारी जजमेंट्स दे दीजिए, जज साहब एक बार में रूल कर देंगे irrelevant, not according to the facts। इसलिए फैक्ट्स पे मास्टरी करना हम लॉयर्स का पहला काम होता है। मास्टर द फैक्ट्स, तब आप जजमेंट दें या नहीं दें, आपका सेक्शन ही अपने आप में काफी होता है, आर्टिकल ही अपने आप में काफी होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आई है, क्या ये बला फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या? तो आप मुझे कह सकते हो आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक द गवर्नमेंट, आई डोंट लाइक इट्स पॉलिसीज, आई डोंट लाइक मिस्टर मोदी, आई डोंट लाइक द बीजेपी। चलेगा, कहो ना, गाली तो चलेगा, लेकिन यू कैनॉट से आई बर्न योर हाउस, आई डिस्ट्रॉय यू, I'll destroy the country, I'll break it into pieces. You cannot say. Freedom of speech under Article 19 is not absolute. It is subject to public health, morality, public order. You cannot say anything against the security of state, unity and integrity of the state. You cannot incite an offense. You cannot do something which leads to violence, disorder and lawlessness. Fundamental rights के साथ fundamental duties भी तो पढ़ लो। Article 51A में जो कहती है you have to promote communal harmony, जो कहती है you have to uphold the unity, integrity, sovereignty of the country, वो भी जरा ध्यान दे दो। ध्यान दे दो 2015 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कहती है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल जजमेंट, जो कहती है देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। नंबर 1 डिस्कशन which we are doing, number 2 advocacy which perhaps the diocese is doing, and third is incitement। डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, एडवोकेसी कर सकते हैं, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस नहीं कर सकते। वहां 19(2) किक करता है अंदर, कहता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, यू आर रेस्ट्रिक्टेड, यू आर इंजंक्टेड। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट हेट स्पीच। आजकल जो चल रहा है वो हेट स्पीच चल रहा है, इस कास्ट के खिलाफ, इस धर्म के खिलाफ, इस भाषा के खिलाफ, इस स्किन के कलर के खिलाफ, इस देश के खिलाफ। यू कांट डू इट, इट्स अ पीनल ऑफेंस। हेट स्पीच क्या है कि हु बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन प्रमोट्स और अटेम्प्ट्स टू प्रमोट इन द नेम ऑफ, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, रीजन, लैंग्वेज, कास्ट एटसेट्रा, disharmony, enmity, hatred, ill will between various groups, that amounts to hate speech। और इसके सेक्शंस हैं 150, आईपीसी के सेक्शंस हैं 153, 153A, 292, 295, 298, 505, 4 जो पब्लिक डिसऑर्डर की बात करती है। अब सेडेशन की बात भी कर लेते हैं। सेडेशन में तो पूरी कैंपेन चलती है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सेडेशन तो नहीं हो सकता। कहते हैं
सेडिशन लॉ 124A वो ब्रिटिशर्स लाए थे, ब्रिटिशर्स चले गए, लॉ छोड़ गए। फिर कहते हैं बलवंत सिंह की जजमेंट है, जो 2 जजेस की जजमेंट है, जिसमें इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद बलवंत सिंह खड़ा हुआ, उसने कहा खालिस्तान जिंदाबाद, पंजाब अलग होना चाहिए देश से। इतना कहा वो बैठ गया, ना उसके आगे ना उसके पीछे कोई, ना दाएं ना बाएं, कहीं कोई इंसाइटमेंट नहीं, कुछ नहीं हुई, मेरे स्लोगन शाउटिंग हुआ और बैठ गया। इसको कोट करते हैं और भूल जाते हैं केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट, जो 7 जजेस बेंच की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसने इनफैक्ट अपहोल्ड किया है लॉ ऑफ सेडेशन को, दैट इज अ वैलिड लॉ। उसने कहा है कि जो 124A बात करता है, जो सेडेशन का सेक्शन है, वो कहता है कि एनी वर्ड स्पोकन और रिटन which incites violence, disorder, lawlessness against a legally elected government is sedition. जजमेंट आगे जाती है, उसको एक्सपैंड करती है, वो कहती है कि ऐसा कोई भी कार्य, शब्द, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, लिखा हुआ शब्द जो कहता है देश के विरुद्ध में काम करता है, which incites violence against a legally elected government, वो काम किया हो या नहीं किया हो, लेकिन उस कार्य में, उस एक्ट में अगर इंटेंशन है इंसाइट करने की वायलेंस, उसमें टेंडेंसी है इंसाइट करने की वायलेंस, तो वो भी सेडिशन है। इसलिए भारत तेरे टुकड़े होंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये हेट स्पीच है, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में आता है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज का भी वायलेशन है, एंड इसके कारण अगर इंसाइटमेंट होता है ऑफेंस का, तो ये सेडिशन है। अब इसके बाद जब ये सब हुआ, क्या हुआ? नारे लगे। जादवपुर यूनिवर्सिटी में बाद में क्या हुआ? ऐसे ही नारे लगे। कश्मीर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? ऐसे ही नारे लगे। जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां जाती है और बचाती है वहां लोगों को, उन पर पत्थर फेंके जाते हैं, वहां साथ में ISIS के पोस्टर्स, पाकिस्तान के फ्लैग और थैंक यू JNU के पोस्टर्स हम में से बहुत लोगों ने देखे थे। Situation is alarming in India. The topic is not freedom of speech. The exact topic is Bharat tere tukde honge, freedom of speech, and will the students of India allow this to happen? I think the answer should be no. Alarming situation, मुझे ध्यान है, पंपोर में जब जम्मू कश्मीर में 48 आवर्स की गन बैटल हो रही थी, वहां बिल्डिंग में टेररिस्ट होल्ड अप थे, वहां 5 जवान मर गए थे। मॉब जो आर्मी के पीछे था, आर्मी के आगे टेररिस्ट, आर्मी के पीछे एक मॉब था जो आर्मी पर पत्थर फेंक रहा था और कह रहा था भारत तेरी मौत आई, लश्कर आई, लश्कर आई। तो कह सकते हैं इट वॉज मेयर फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्लोगन्स ही तो बोले गए, पर आप और हम ये स्लोगन्स नहीं बोलते। ये स्लोगन शायद बोलते हैं GN साईं बाबा, प्रोफेसर, ये स्लोगन शायद बोलते हैं हे मिश्रा, स्टूडेंट, ये बोलते हैं प्रशांत राही, मीडिया पर्सन। कहते हैं स्लोगन्स ही तो हैं। कोड कहता है तुम्हें भी फ्रीडम है एक्सप्रेशन का, हमें भी फ्रीडम है रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने का, चलो जेल में चलो। तो राइट टू डिसेंट यस, बट नो राइट टू आस्क फॉर ब्रेकिंग ऑफ इंडिया। संक्षेप में ये बताऊंगी कि जो कम्युनिस्ट होते हैं वो विचित्र बिरादरी होती है। जब वो विपक्ष में होते हैं तो चिल्लाते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, पर जब वो सत्ता पक्ष में होते हैं उनका चाल चरित्र चेहरा तब देखिए। जब वो वेस्ट बंगाल में होते हैं, जब वो केरला में होते हैं, तब वो क्या करते हैं? मैं जो भी कहूंगी गूगल कीजिएगा, मैं लॉ से न दाएं जाती हूँ न बाएं जाती हूँ,
बंगाल में सैनबाड़ी में हत्याएं हुई मार्च 1970 में। सीपीआईएम के लोगों ने, उनके गुंडों ने 2 भाइयों की हत्या कर दी। 2 भाइयों की हत्या की क्योंकि वो कांग्रेस के लोग थे और वो सीपीआईएम का विरोध करते थे। उनकी हत्या की तो माँ से कहा उनके चावल बना। माँ ने चावल पकाए, उन बच्चों के खून को चावल में मिलाया, उस माँ को खिलाया। माँ विक्षिप्त हो गई, 10 साल तक मेंटल बैलेंस लॉस्ट हुआ और वो खत्म हो गई उसके बाद। अप्रैल 1982 अनंत मार्गीज की एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी वेस्ट बंगाल में। अनंत मार्गीज वर अ पावरफुल फोर्स एट दैट टाइम, जो कम्युनिज्म को एक तरह का संघर्ष दे रहे थे, अपोज कर रहे थे। एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में सन्यासी और सन्यासिन सब टैक्सीज में आ रहे थे। 3 जगह पर टैक्सीज को रोका गया, घेरा गया, डीजल पेट्रोल फेंका गया, टैक्सीज को जला दिया गया। 17 सन्यासी उन्हीं टैक्सीज में जलकर राख हो गए। केरला 25 जनवरी 1994 में मिली सरल मास्टर जी से उनके घुटने के नीचे दोनों टांगे काट दी गई। क्यों काटी गई? क्योंकि मार्क्सवादी थे, मार्क्सवादी रहे, पर अब राष्ट्रवाद की ओर आ रहे थे। मास्टर जय किशन 8, 9, 10 साल के बच्चों को पढ़ा रहे थे। कक्षा में घुसे, मास्टर जी बोर्ड पर लिख रहे थे, पीछे से हैक कर दिया तो बच्चों पर जो खून गिरा वो आज तक उस ताकत से ग्रस्त है। ये लोग तो टीचर्स को हम कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। इन्होंने, मैं मिली इनसे, इन सरासू से जो 23 साल तक पढ़ाया और जो गुरुदक्षिणा उनको दी गई, उन्हीं के कॉलेज के कंपाउंड में उन्हीं की कब्र खोद दी गई। They celebrated her retirement day as death day। और ये तो सांपों को भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि AKG मेमोरियल हॉस्पिटल के चुनाव में when the communists lost, CPIM lost, जो विपक्षी पार्टी का स्नेक पार्क था उसको जला दिया। ईगल्स, वल्चर्स, रैबिट्स, स्नेक सब मर गए, जल गए, और जो सांपों ने भागने को कोशिश की उनको पत्थरों से कुचल दिया गया। और आखिर मैं यही कहूंगी कि इनके पूर्वजों को तो देख लो। चाइना में, यूएसएसआर में, ये तो रिकॉर्ड है, चाइना में 1949 से अब तक 7 करोड़ लोगों की हत्या कर दी गई। क्यों? दे अपोज्ड कम्युनिज्म। जो राइट टू स्पीच की विपक्ष में बात करते हैं, जब वो सत्ता में होते हैं उनका कैरेक्टर कैसा होता है देखिए। यूएसएसआर में 1922 से 1991 69 ईयर्स में 5 करोड़ 86 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। कोरिया में और फिर कंबोडिया में 25% ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन एलिमिनेटेड। दलाई लामा से पूछा गया क्या यातनाएं दी चाइनीज कम्युनिस्ट ने आपके तिब्बतन लोगों को? उनका उत्तर था जिंदा जला दिया गया, जिंदा गर्म पानी में उबाल दिया गया, जिंदा काट दिया गया। और जब वो बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, मुझे अपने गुरुओं का ध्यान आ गया जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए गर्म तवे पर बैठे सिर कलम करा दिया, अपने बच्चों को चिनवाया कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह मिला। तो इस लाइफ में आप राम जस का इंसिडेंट देखिएगा। It is not about freedom of speech. It is about G.N. Sai Baba as a teacher. It is about Hema Mishra as a student. And it is about a journalist Prashant, जो तीनों को life imprisonment दे दी गई है। इसीलिए रामजस में क्या कोई पूछेगा कि वो कौन टीचर्स थे जिन्होंने एक मुजरिम जो सेडिशन के चार्ज में बेल पर छूटा हुआ है उसको एक्सपोर्ट करके बुलाया? क्या कोई कार्यवाही होगी? और क्या वो पूछेगा कोई कि इसकी एक्सपर्टीज क्या थी कि इसको कल्चर ऑफ डिसेंट पर बुलाया जा रहा है, जिसके बारे में जानते हैं कि भारत का विरोध करता है? इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ध्यान आएगा। आखिर में कन्हैया कुमार का बेल ऑर्डर, 23 पेज का बेल ऑर्डर,
बेल होने के बाद मैं जेएनयू में इसका विश्लेषण कर आई थी, पूरा बताकर आई थी। 4 बातें आपके बीच में बताऊंगी। जस्टिस प्रतिभा रानी ने अपने बेल की ऑर्डर में कही कि चारों ओर शांति के फूल खिले हैं। क्या कारण है कि शांति के फूल जेएनयू में नहीं? उन्होंने कहा कि इसका उत्तर देना होगा यहाँ के टीचर्स को कि राष्ट्र विरोधी जहर आया तो आया कहां से। फिर उन्होंने कहा कि जो बच्चे आज भारत के विरोध में नारा लगा पा रहे हैं इसलिए कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी आर्मी वहां सियाचिन में खड़ी है, वहां कच्छ में खड़ी है और देश की रक्षा कर रही है, इनमें से कोई भी 30 मिनट के लिए भी वहां जाकर खड़े नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी जहर के जब नारे लगते हैं उस सेना के जवान के घर वालों से पूछो जिनका बेटा की लाश तिरंगे में लिपटी हुई आती है, उसके मन पे क्या बीतती होगी। आजादी आजादी, कश्मीर मांगे आजादी। वो सोचता है मैं लड़ किससे रहा हूँ। हम तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस को मैं रोज रिप्रेजेंट करती हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में। वो कहते हैं मैम समझ नहीं आता हम लड़ किससे रहे हैं, हमारे बच्चे ही ऐसे बोलते हैं आजादी के नाम। तो आखिर में जो जस्टिस प्रतिभा रानी ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि ये कैंसर है राष्ट्र विरोधी जहर, इसमें मैं एंटीबायोटिक्स दे रही हूँ। उसके बाद सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की जाती है। अगर तब भी इंफेक्शन फैल जाता है, गैंग्रीन बनने की नौबत आती है तो हाथों पांव को काटना पड़ता है। तो आपसे और मैं सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि राष्ट्र विरोधी जहर को फैलने मत दीजिए, प्यार से समझाइए। सब अपने ही हैं, कुछ दिग्भ्रमित हैं पर अपने हैं। जहां तक समझा पाए आप समझाइए, वरना पुलिस समझाएगी, कानून समझाएगा। आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तब तमा के वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं? तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं? आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो।